नमस्ते। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिसका इतिहास सदियों पुराना है, अयोध्या। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, बिना किसी भटकाव के अयोध्या के इस ऐतिहासिक स्थल के पूरे सफर को एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन के जरिए समझना। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक इस जगह ने सच में बहुत कुछ देखा है। तो चलिए सीधे इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं। इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। उत्पत्ति और प्रारंभिक संघर्ष, स्वतंत्रता के बाद के बदलाव, लामबंदी और विध्वंस, पुरातात्विक खोजें और अदालतें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आखिर में 2024 का मंदिर उद्घाटन। ये मैक्रो लेवल टाइमलाइन हमारे पूरे इतिहास का एक रोड मैप है। प्राचीन काल से शुरू होकर 1528 का निर्माण, 1859 में अंग्रेजों की एंट्री, 1949 का वो अहम मोड़ और सीधे 2019 का कानूनी समाधान। ये वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जिन्होंने इस जगह की पूरी कहानी बदल दी। चलिए अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। भाग 1, उत्पत्ति और प्रारंभिक संघर्ष। ऐतिहासिक मान्यताओं की माने तो कहानी शुरू होती है भगवान राम के पुत्र कुश से, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ एक मंदिर बनवाया था। वक्त के साथ वो जर्जर हुआ तो 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने उसे रिनोवेट कराया। फिर आता है 1528 में एक बहुत बड़ा बदलाव, जब मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके करीब 190 साल बाद 1717 में राजा जय सिंह द्वितीय ने मस्जिद की ठीक बाहर एक चबूतरा बनवाया, जहाँ हिंदुओं ने पूजा शुरू की। बस यहीं से एक ही जगह पर दो अलग अलग मान्यताओं का साथ चलना शुरू होता है। अब जाहिर है जब दो मान्यताएं एक साथ होंगी तो टकराव भी होंगे। विवाद इतने बढ़ गए कि 1859 में ब्रिटिश प्रशासन को बीच में आकर पूजा स्थलों को अलग करने के लिए फेंसिंग यानी बाड़ लगानी पड़ी। फिर 1885 में पहली बार मामला कोर्ट पहुंचा। महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी बनाने की अपील की, जो खारिज हो गई। नतीजा क्या हुआ? माहौल और तनावपूर्ण हो गया। बाड़ टूट गई और अंग्रेजों ने नया नियम बना दिया कि मस्जिद सिर्फ जुम्मे की नमाज के लिए ही खुलेगी। भाग 2, स्वतंत्रता के बाद के बदलाव। 23 दिसंबर 1949 देश को आजाद हुए मुश्किल से 2 साल ही हुए थे कि एक ऐसी घटना घटी जिसने बरसों पुरानी यथास्थिति को रातों रात पलट दिया। मस्जिद के अंदर अचानक मूर्तियां प्रकट होने का दावा किया गया। पूजा के लिए भीड़ जुटने लगी और मुस्लिम समुदाय ने इसका कड़ा विरोध किया। नई नई बनी भारत सरकार के लिए तो ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक संकट बन गया था। हालात कितने नाजुक थे, इसका अंदाजा आप तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर के इस बयान से लगा सकते हैं। पीएमओ से मूर्तियां हटाने का सख्त आदेश था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि मूर्तियों को किसी भी हालत में नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि पुजारियों का मानना है कि बिना धार्मिक अनुष्ठान के ऐसा करना एक पाप होगा। उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी कि इससे कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ सकती है। और फिर मामला पहुंचा अदालत की चौखट पर, जहां शुरू हुआ एक लंबा कानूनी गतिरोध। एक तरफ था निर्मोही अखाड़ा, जिनका कहना था कि ये प्राचीन मंदिर है, मूर्तियां मिली हैं, इसलिए पूरा नियंत्रण उन्हें मिले। वहीं दूसरी तरफ था सुन्नी वक्फ बोर्ड, जिनका दावा था कि ये एक ऐतिहासिक मस्जिद है और संपत्ति उन्हें वापस मिलनी चाहिए। इन दो बिल्कुल विपरीत दावों ने इस साइट को अगले 20-25 सालों तक कानूनी पचड़ों में उलझा कर रख दिया। भाग 3, लामबंदी और विध्वंस। 10,000 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 1990 में गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक निकाली गई रथ यात्रा ने ठीक 10,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। इस एक जन आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इस मुद्दे को नेशनल हेडलाइंस में ला खड़ा किया। अब घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। 1986 में कोर्ट के आदेश पर गेट खुले और इसे बाकायदा दूरदर्शन पर दिखाया गया। 1990 में रथ यात्रा और टकराव हुए। 1991 में राज्य सरकार ने 2.77 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास को दे दी और ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह बढ़ता हुआ 1992 के उस मोड़ पर पहुंच गया जिसने इतिहास के पन्नों पर गहरी छाप छोड़ी। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में 2 लाख से भी ज्यादा कार सेवक इकट्ठा हुए। राज्य सरकार ने जो भी आश्वासन दिए हों, लेकिन हालात बेकाबू हो गए और मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया गया। इसका असर बहुत ही भयावह था। देश भर में दंगे भड़क गए, यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया और पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दी। भाग 4, पुरातात्विक खोजें और अदालती कार्यवाही। अब अदालतों को दावों से बढ़कर कुछ चाहिए था, ठोस सबूत। इसीलिए 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को खुदाई का जिम्मा सौंपा गया।
करीब 6 महीने की गहरी खुदाई के बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साइट के नीचे 10वीं और 12वीं सदी के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं। यकीन मानिए, इन पुरातात्विक सबूतों ने आगे की कानूनी लड़ाई का पूरा रुख ही तय कर दिया। इसी एएसआई रिपोर्ट और बाकी सबूतों के आधार पर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने जमीन को बिल्कुल 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश की, 1/3 निर्मोही अखाड़ा को, 1/3 राम जन्मभूमि न्यास को और बाकी का 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन इस 3 तरफा बंटवारे से कोई भी पक्ष पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। तो अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जब हाईकोर्ट के फैसले से कोई खुश नहीं था, तो भारत की सर्वोच्च अदालत ने सदियों पुराने इस बेहद उलझे हुए विवाद को आखिर सुलझाया कैसे? चलिए देखते हैं। भाग 5, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 2.77 ये उस पूरी विवादित जमीन का कुल क्षेत्रफल है एकड़ में। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और ये पूरी की पूरी 2.77 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी। 9 नवंबर 2019 को आए इस फैसले की सबसे बड़ी खूबी थी इसका संतुलन। अदालत ने एक तरफ तो 2.77 एकड़ जमीन मंदिर के लिए ट्रस्ट को दी, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी कर दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की एक वैकल्पिक जमीन दी जाए। इस तरह कोर्ट ने दोनों प्रमुख पक्षों की बातों को कानूनी रूप से संबोधित करते हुए एक बहुत ही संतुलित समाधान निकाला। भाग 6, 2024 का मंदिर उद्घाटन। इस कहानी का ये आखिरी पड़ाव हमारे संवैधानिक ढांचे की ताकत को दिखाता है। सबसे बड़ी बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को पूरे देश ने बिना किसी हिंसा के बहुत ही शांति से स्वीकार किया। फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी और आखिरकार 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें देश भर के लोगों और गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। तो इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है। सदियों से चले आ रहे इस विवाद का ये शांतिपूर्ण कानूनी समाधान हमारे देश के भविष्य के लिए क्या संदेश देता है? एक ऐसा मुद्दा जिसने दशकों तक समाज को उलझाए रखा, उसका अंत कानून के दायरे में हुआ। यह हमें बताता है कि मुद्दा चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो, एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस टाइमलाइन ने आपको इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने में मदद की होगी।